वास्तु है ये सिर्फ अमीरों की चिंता है, गरीबों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बताएंगे ना सर, आपका घर देख के बता देंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, आपकी नौकरी में क्या चल रहा है, आपके घर में क्या चल रहा है। मेन डोर अगर साउथ में है तो फिर बर्बादी का दरवाजा आपने खोल दिया। आप सिर्फ इतना कीजिए, साउथ में अगर डोर रखना है, साउथ के पास एक बेडरूम बना लीजिए। मल्टी स्टोरी के अंदर अगर आपने फ्लैट लेना है, साउथ फेसिंग लीजिए ना, आप देखिए तमाशा। ये नॉर्थ फेसिंग करके ना लोगों ने बर्बादी का आयाम खड़ा कर दिया। हमने कोई कर्ण पिशाचनी, कोई जिन कुछ नहीं सेट कर रखा। जिस आदमी को ये शक है ना कि वास्तु कुछ नहीं होता, एक बार हमसे मिलिए। जीवन में दोबारा कहने लायक नहीं छोड़ेंगे उसे कि वास्तु कुछ नहीं होता। लेकिन सर ये क्या फियर बेस्ड मार्केटिंग टूल हो गया है? लोगों को डराओ। वो लोग भाग्यवान हैं जो किराए पे रहते हैं। क्या हमें कोई ईयरली एनालिसिस या एक सालाना विश्लेषण करना चाहिए वास्तु को लेके? ये वास्तु 3 तरीके का, ब्रह्मांड का, अर्थ का, आपके घर। पूजा घर का जो स्थान है वो आपकी सोच पे कितना असर डालता है? अब आप मंदिर ना बनाइए, पूजा मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना खाने बैठेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, त्योहारों से पहले झगड़ा हो जाएगा। ये किस तरह का वास्तु खराब है सर? सर ये साउथ फेसिंग हाउस है और जिसका नॉर्थ बंद है। एक भाई किसी और घर में रहता है और दूसरा भाई किसी और घर में रहता है, फिर भी नहीं बन रही, फिर क्या होगा सर? तो उसका चित्र आप अपने साउथ में लगाएं। अगर कोई 40 साल तक अमीर नहीं बन पा रहा है तो क्या 40 साल के बाद वो फिर अमीर बन सकता है? कोई स्कोप रहता है? यस। अगर कोई 40 साल तक अमीर नहीं बना तो सर इसमें कहीं ना कहीं दोष जो है वास्तु का है। सर कोई जेनरिक उपाय हो सकते हैं जिसके जरिए राहत मिल जाए? ऑपरेशन ना भी हो तो दवाई खा के मैं काम चला लूं। इसका सिंपल इलाज है, बच्चे को हमेशा नॉर्थ में सुलाएं। बच्चों को मोबाइल फोन की आदत छुड़ानी है। उसका मोबाइल उससे नॉर्थ में रखें या अपना मोबाइल उसके भी नॉर्थ में रखें। वेस्ट फेसिंग हाउस में आपके साथ ये समस्याएं ज्यादा आपको देखने को मिलेंगी। उत्तर दिशा में किचन का होना सही है। फ्रिज आपकी नॉर्थ में होनी चाहिए और उसके बाद आपका सिंक होना चाहिए और ईस्ट साउथ ईस्ट में आपका चूल्हा होना चाहिए। मेड रहती है, सर्वेंट रहते हैं, उनके रूम के लिए भी कोई खास डायरेक्शन होती है? अगर वो साउथ में कहीं उसका सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ है, वो आपका नौकर नहीं है सर, आप उसके नौकर हैं। कभी राह में चलते चलते अकेले ये समझ में आता है कि काश कोई होता जो उंगली पकड़ के थाम के इस राह के पार उधर तक जहां मंजिल है जो दूर से दिखाई दे रही है वहां तक ले जाता। कोई होता जो कहता आपसे कि हाँ तू चल, मैं तेरे साथ हूं। कोई होता और ये समझाता आपको घबराना नहीं है, क्योंकि घबराने से जिंदगी नहीं चलती, जिंदगी का सामना करने से जिंदगी चलती है। अगर ऐसे ही किसी की तलाश आपको है तो ये तलाश आपकी पूरी होती है। हर शुक्रवार शाम 6 बजे वास्तु ग्लोबल के इस शानदार पॉडकास्ट में मैं हूं आपके साथ घनश्याम उपाध्याय। तो आपकी उंगली पकड़ के साथ ले जाने वाले, आपके कांधे पे हाथ रख के धीरे से कहने वाले कि फिक्र मत कर, मैं हूं और यहां से सब कुछ अच्छा होगा। वो है वास्तु ग्लोबल के फाउंडर और वर्ल्ड फेमस वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर महेश गुप्ता। डॉक्टर महेश कैसे हैं? बढ़िया जी। तो सर आज फिर आपकी उंगली पकड़ के एक कठिन से सफर को हम तय करेंगे। जरूर। तैयार हैं आप? जरूर। हम एक्साइटेड है। ठीक है सर, कई बार लोग ये कहते हैं कि ये जो वास्तु है ये सिर्फ अमीरों की चिंता है, गरीबों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खोने के लिए कुछ है ही नहीं गरीबों के पास, क्या खो जाएगा? पर पाने के लिए तो बहुत कुछ है सर। आपके पास खोने के लिए मान लिया कुछ नहीं है, पाने के लिए तो बहुत कुछ है ना। आप किसी लेवल पे भी जा सकते हैं। तो अपनी हार मान के बैठ जाना, ये तो एक मैं समझता हूँ कायरता है। जैसा कि मैं अक्सर कहता आया हूँ कि जब तक हमने जन्म से लेके मृत्यु तक करना क्या है, क्या करना है इस संसार में, क्या करना है, आप करते रहिए ना कुछ प्रयास कीजिए, आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए, ऊपर उठने का। तो ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ अमीरों के लिए है, ये गरीबों के लिए भी है। हमारे पास भी कई ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जी आपकी फीस इतनी है उतनी है। यस, होने दो ना, आप फिर भी प्रयास करो। पॉडकास्ट में आप अपना क्वेश्चन डाल दो ना, आप डालिए सर। हाँ, हम सबको अटेंड नहीं कर सकते, हमारे लिए मजबूरी है, कुछ सीमाएं हैं, कुछ बाध्यताएं हैं हमारे साथ कि हम हर आदमी को अटेंड नहीं कर सकते। तो आप आइए ना पॉडकास्ट में, आप अपने क्वेश्चन डालिए, हम रिप्लाई करेंगे और यथासंभव जो हो सकेगा आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आप अपने आप को दुरुस्त कैसे करें। सर आप समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे कई लोग डराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि भाई मेन डोर अगर साउथ में है तो फिर बर्बादी का दरवाजा आपने खोल दिया। ऐसा है क्या सर? देखिए, अगर आपने साउथ में डोर बनाना है, इसके कुछ तरीके हैं।
आपने नॉर्थ में डोर बनाना है, आपके कुछ तरीके हैं, उसके कुछ सिस्टम होता है। तो अगर साउथ में डोर है, ऐसा घबराने वाली कोई ऐसी इशू नहीं है। आप सिर्फ इतना कीजिए, साउथ में अगर डोर रखना है, साउथ के पास एक बेडरूम बना लीजिए, कोई इशू नहीं है। और मैंने जैसे मैं बताता हूँ, मल्टी स्टोरी के अंदर अगर आपने फ्लैट लेना है, साउथ फेसिंग लीजिए ना, आप देखिए तमाशा। और हाथ कंगन को आरसी के, आप पढ़े लिखे को फारसी के, आप जाइए, सब जितने साउथ फेसिंग घर हैं आप देखिए, जिसके साउथ में डोर हैं वेल ऑफ है। और देखिए जिनके नॉर्थ में डोर हैं, सब त्राही त्राही कर रहे हैं। सर मेरे साथ रोज होता है, मैं रोज ऐसे लोग मुझे बुलाते हैं जिनके नॉर्थ में डोर है, और ये नॉर्थ फेसिंग करके ना लोगों ने बर्बादी का आयाम खड़ा कर दिया। आज तक जो नॉर्थ फेस करते थे, मैं अब देख रहा हूँ वो सब साउथ फेस पे आ गए हैं, जब से मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है। जिसको देखो आज साउथ फेस की बातें करता है, जिसको देखो आज साउथ की बातें करता है। और नॉर्थ फेस कहाँ गया सर? और जब तक वो नॉर्थ फेस की बात करते थे, वो नॉर्थ में रहते थे, तो अल्टीमेटली रिजल्ट तो उन्होंने सुने ही होंगे ना मेरे मुंह से कि हाँ ऐसे रिजल्ट आते हैं, और उन्होंने देखे कि यस आ रहे हैं। तो इसलिए साउथ फेस से घबराना नहीं चाहिए। उसके अंदर अगर मान लीजिए आपका घर है, आपका इंडिविजुअल हाउस है, और वहाँ साउथ फेसिंग है, वो थोड़ा सा तकलीफ दे होता है, उसके भी तरीके हैं, उसको चेंज किया जा सकता है। जी। तो सर वास्तु को अगर हम मान लें तो साइंस, और ना माने तो हम कहीं भाई हम तो मॉडर्न थिंकर है, ये डुअल पर्सनैलिटी है क्या हमारी? आप मानते रहिए ना सर, आप जो मर्जी मानिए। विज्ञान तो विज्ञान है, इसको किसी प्रमाण की जरूरत नहीं होती। विज्ञान विज्ञान है। आपके ऊपर हर आदमी असर कर रहा है, हर आप ऑब्जेक्ट असर कर रहा है, आपका घर भी, आपके घर का सामान भी, आपके घर के मेंबर भी। और फिर आप इसे मत मानिए, इसे आप ये समझ के मत यूज कीजिए कि आप ये आपने कुछ फायदा उठाना है इससे। अब वैसे एक टिप लेके देखिए ना, और छोड़िए, हमें तो आपके बारे में कुछ नहीं पता कि आपके घर का वास्तु आपके साथ क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हम बताएंगे ना सर, आपका घर देख के बता देंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके बिजनेस में क्या चल रहा है, आपकी नौकरी में क्या चल रहा है, आपके घर में क्या चल रहा है। कैसे बता देंगे सर? हमने कोई कर्ण पिशाचनी, कोई जिन कुछ नहीं सेट कर रखा। कैसे बता देंगे? आपका वास्तु देख के। तो जिस आदमी को ये शक है ना कि वास्तु कुछ नहीं होता, एक बार हमसे मिल ले। जीवन में दोबारा कहने लायक नहीं छोड़ेंगे उसे कि वास्तु कुछ नहीं होता। उसी दिन नतमस्तक हो जाएगा वो। तो बाकी लोग कैसे करते हैं, जो आज तक लोग भ्रम में हैं कि वास्तु कुछ नहीं होता, वास्तु कुछ नहीं होता, तो मेरे पास तो ऐसे बहुत केस आते हैं खैर। और वो सेम मूवमेंट, आधा घंटा लगता है हमें उसका घर डायग्नोस करने में, और घर डायग्नोस करने के बाद जब हम बताना शुरू करते हैं, ऐसी चुप्पी छा जाती है जैसे कोई था ही नहीं, रहता ही नहीं इस घर में। तो इसलिए सर, जिसको ये शक हो ना कि वास्तु कुछ नहीं होता, हमसे मिल ले, बहुत है इतने। लेकिन सर ये क्या फियर बेस्ड मार्केटिंग टूल हो गया है? लोगों को डराओ, वास्तु के नाम पे भरमाओ। कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं। हमें तो लोग मिलते हैं कि जी वास्तु करवाया था और तब से बर्बाद हो गए, वास्तु करवाया था तब से बर्बाद हो गए। ऐसे लोग मिलते हैं, क्या करें? कोई कुछ करवा रहा है, कोई कुछ करवा रहा है। सर पर मुझे लगता है कि ऐसे में जो दुविधा है किसी सही आदमी की, वो ज्यादा बढ़ जाती होगी, क्योंकि अपना सही बताने से पहले दूसरे का गलत दुरुस्त कराना है। यस सर, होता क्या है, विश्वास उठ चुका है लोगों का। एग्जैक्टली। बड़ा मुश्किल हो जाता है लोगों को विश्वास कराना। ये तो जब से मैं पॉडकास्ट में आया हूँ, लोगों को थोड़ा सा वास्तु के ऊपर विश्वास होने लगा। क्योंकि जब मैं उन्हें कुछ बता रहा होता हूँ किसी के भी बारे में, तो कहते हैं आप, हमें ऐसा लगता है जैसे आप हमारे बारे में बता रहे हो, हमारे साथ वही घटना घट रही है जो आप बता रहे हो। तो थोड़ा सा लोगों का विश्वास जमना शुरू हुआ है। पर मैं कितने को जमा लूंगा ना जी, इतनी बड़ी दुनिया में हम किस किस तक, कहाँ कहाँ तक पहुँचेंगे। तो ये बड़ा जटिल काम है, फिर भी कोशिश और प्रयास तो हमारे रहेंगे ही। जी। लेकिन सर कई बार मैंने देखा है, जो पुराने मंदिर होते हैं या पुरानी जगह होती हैं, वहां पे एक अलग किस्म की ठंडक रहती है, बिना किसी एसी के, बिना किसी कूलर के, बिना किसी पंखे के। सर ये अलग सी ठंडक क्या वास्तु का संकेत है, सही वास्तु का संकेत है? देखिए सर, वास्तु में क्या होता है, मैंने जैसे बताया ऑब्जेक्ट, जितने पुराने मंदिर बने हुए हैं, जितने पुराने ऐसे बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनमें जो मटेरियल यूज किया जाता है ना जी, वो मटेरियल ऐसा होता है कि उसके अंदर इतनी गर्मी अंदर आ नहीं पाती। अब जब ये
महल वगैरह बना करते थे वैदिक वास्तुशास्त्र के हिसाब से, तो उसमें क्या होता था, ईंटें जो ईंट बनती थी ना, जो ईंट पतली होती थी, पतली ईंट होती थी। अच्छा। और उसकी चौड़ाई भी शायद 3x6 की एक ईंट होती थी, 3 इंची, 6 इंची और 1.5 से 2 इंची की उसकी मोटाई होती थी। उसमें वो डालते थे, हल्दी डालते थे, चने की दाल डालते, उड़द की दाल डालते थे, और कई मसाले उसके अंदर डल के, तब वो गुड़ वगैरह डल के, तब वो ईंट को पकाया जाता था। अच्छा। और वो ईंट ऐसी ईंट बनती थी कि उसके अंदर से गर्मी पास नहीं हो सकती थी, एक बात। दूसरी बात, आप जितने पुराने भवन देखोगे, पुरानी इमारतें देखोगे, उसमें जो दीवार होती है वो 3-3 फुट मोटी होती है, तो उसमें अंदर आने का कोई ऐसा सिस्टम हीट का जनरली होता नहीं। और वो उसकी जो हाइट होती है, अगर आप देखोगे उसकी जो सीलिंग है, ऊपर की छत है, वो 30-30, 40-40, 50-50 फुट ऊंची होती है। तो डेफिनेटली वहाँ जब एयर का फ्लो ऐसा होगा और वहाँ हीट नहीं होगी, नीचे का छत नीची नहीं होगी, तो हीट रुकेगी नहीं। और फिर ऊपर गुंबद बनाए जाते थे, उसके साइडों पे झरोके बना देते थे। तो ये वास्तु का एक सिस्टम था कि इस तरीके का महल बनाएंगे, क्योंकि उस टाइम ये पंखे, एसी, ये सब चीज़ें तो होती नहीं थी। सही बात है। तो आप कहीं भी जाके देख लें, आप जयपुर में जाके महल देखें, उनमें भी सेम सिस्टम बना रखा है। वहाँ पे भी पानी को ऊपर से डाला जाता था, और जो खिड़की झरोका बनता था, उस झरोके के पानी गिरता था, उधर से हवा आती थी और अंदर ठंडक आ जाती थी। तो ऐसे सिस्टम बनाए गए। जितने भी पुराने किले हैं, आप पुराने महल हैं, सब देख लीजिए, तो उसमें वास्तु को ही यूज़ किया गया, क्योंकि पहले एसी वगैरह सब नहीं होते थे। ठीक है। तो आज भी वो चीज़ें एज इट इज़ खड़ी हैं। हमने अभी आपके फतेहपुरी पे एक बिल्डिंग तोड़ी थी, तो उसके अंदर से ईंट निकली, मतलब 3-3 फीट मोटी दीवारें थी। अच्छा। हम जब गर्मी में भी अंदर जाते थे वहाँ पे, तो ठंड लगती थी हमें, इतना ठंडा अंदर रहता था, क्योंकि वो अंदर ही अंदर करके इस तरीके से बनी हुई थी। तो वहाँ पे एक रेनोवेशन का काम था, तो वहाँ बुलाया उन्होंने, तो तोड़ा गया उसको, तो इतनी मोटी मोटी दीवारें वहाँ से निकली। तो इसलिए वो होता ही था, क्योंकि पहले बनवाने का सिस्टम डिफरेंट था। पहले भट्टे ऐसे नहीं लगे होते थे कि जी शहर में, गाँव में भट्टे लगे हैं। पहले तो जहाँ आपकी बिल्डिंग बन रही है, वहीं पे एक छोटा सा भट्टा लगा लिया जाता था, और उसी में ईंटें पकाई जाती थी, और वही ईंटें आपकी बिल्डिंग में काम आती थी। ठीक है। जी सर, मैं एक हेल्थ मैगजीन पढ़ रहा था, जिसमें ये कहा गया कि भाई, आपकी बीमारी होने पे आप उपचार ना कराएं, आप एक ईयरली प्रोग्राम फिक्स करें, जिसके जरिए आप अपना पूरा हेल्थ चेकअप कराएं, जिससे पता चल जाए कि शरीर में कौन कौन सी व्याधियां हो रही हैं। तो क्या वास्तु के सेंस में भी हम ये सोच सकते हैं कि जब आप परेशान ना हो, क्योंकि अक्सर माइंडसेट ये रहता है, सर हमारा तो सब कुछ ठीक चल रहा है, वास्तु है क्या हमें कोई ईयरली एनालिसिस या एक सालाना विश्लेषण करना चाहिए वास्तु को लेके? देखिए, वास्तु 2 तरीके का होता है, 3 तरीके का, ब्रह्मांड का, अर्थ का, आपके घर का। आपने घर में सेट करा लिया अपना वास्तु एक बार, तो वैसे ही हो गया। अब क्या हुआ, आपके यहाँ लोग बदले, घर के मेंबर बढ़े, बच्चे पैदा हुए, शादी हुई, और उसके बाद आपने कुछ व्यवस्थाओं को चेंज किया। जब व्यवस्थाओं को चेंज किया, तो आपको जरूर पूछ के कराना चाहिए। अच्छा। वो चेक करना चाहिए। और उसके बाद क्या होता है, 2 साल 5 साल हो गए, आपने वास्तु करवाया था, उसके बाद आपने कुछ याद रहा, कुछ याद नहीं रहा, आपने कोई चीज़ उठा के कहीं रख दी, कोई चीज़ उठा के कहीं रख दी, कोई चीज़ कहीं रख दी, फिर परेशानियां शुरू हो गई। तो आपको ये रेगुलर चेकअप एक बार करवाना चाहिए। आप 2 साल में कराएं, साल में कराएं, 3 साल में कराएं, ये आप देखें। अगर आपने ज़्यादा चेंज नहीं किए, पर फिर भी हम जब जो पैकेज देते हैं, हम साल के, 2 साल के, 4 साल के, हम जब जाते हैं तो कुछ ना कुछ हमें चेंज मिलता है, क्योंकि नहीं याद रहता आदमी को कि मैंने क्या करना था। दूसरी बात, अब क्या होता है, जैसे वास्तु के 3 अंग मैंने बताए थे आपको, कि ऑब्जेक्ट, डायरेक्शन और काल। काल बदलता है, जैसे शनि बदला, ग्रह बदले, आपका समय बदला, आप एकदम से डिप्रेस हो गए कि ये क्या हुआ, अब सब कुछ ठीक चल रहा था, मैंने तो वास्तु भी करवाया, सब करवाया, उसके बावजूद भी मेरे को ये डिप्रेशन और बिजनेस लॉस और फलाना ढमकाना। यहाँ भी फिर ज़रूरत पड़ती है आपको कि आप अपना वास्तु चेक कराएं, अपनी हॉरोस्कोप चेक कराएं, अपने आप को चेक कराएं कि क्या मैं ठीक चल रहा हूँ, कहाँ एरर है। जहाँ एरर होगा, फिर उसका आपको तरीका बताया जाएगा, उसका उपाय बताया जाएगा, तो उसको आप दुरुस्त करें। तो इसलिए ये एक ऐसा ही सिस्टम है कि इसको हमें, ऐसा नहीं कि हमने एक बार वास्तु करा लिया ज़िंदगी में, चलो जी हो गया, आपने मकान बना लिया, मान लीजिए आपने मकान बनाया, वास्तु के हिसाब से आपको मकान बना के दे दिया, ठीक है, आप दुरुस्त रहेंगे,
डेफिनेटली ऐसा होगा, पर आप बीच बीच में उस वास्तु को कहीं बिगाड़ भी तो रहे होंगे। एक बच्चा पैदा हुआ, एक नई घर में आपके यहाँ शादी हुई, किसी की नया जीव आया, आपने जब वो आया तो आपने बेडरूम चेंज कर दिया बिना पूछे। अब बेडरूम चेंज किया तो व्याधियाँ शुरू हो गई। तो इसलिए ऐसा नहीं कि आपने एक बार वास्तु बना लिया और वो सालों साल ऐसे ही चलेगा। तो उसको आपको दिखाना चाहिए, दुरुस्त करवाना चाहिए, ये रेगुलर मॉनिटरिंग का सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। लेकिन सर घर के कई कमरे और घर की कई जगहों में सबसे खास पूजा घर, इसको लेके बहुत सारे व्यूवर्स हमें लगातार सवाल करते हैं। घर का पूजा घर का जो स्थान है वो आपकी सोच पे कितना असर डालता है? देखिए सर, पूजा घर आप कहें या प्रेयर कहें या मेडिटेशन कहें, कुछ भी कहें, तो ये ऐसी जगह पे होना चाहिए जहां ऊर्जा का आगमन ज़्यादा हो। वो जगह हमारी है नॉर्थ और ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट। अब पूजा आप करें ना करें तो ऐसा कोई, ये आपकी अपनी इच्छा है, आपकी अपनी विश है, आपकी अपनी आस्था है कि मैं पूजा पाठ करूं या ना करूं। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कंपलसरी कहीं आपको बता दिया गया है कि आपकी जीवन शैली में ऐसा होना चाहिए, आपके कुछ में होना चाहिए। आप किस धर्म को फॉलो करते हैं उसमें पूजा पद्धति का सिस्टम होता है, वो आप अपना रहे हैं या नहीं अपना रहे हैं, कोई आपके ऊपर ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक बात है। एक बात। दूसरी बात ये कि अगर हम देखें एस्ट्रोलॉजिकली ये कैसे काम करती है ये पूजा। अब मैं आपको बोलूं कि जी आप यहाँ परफ्यूम डाल दीजिए, आप यहाँ मंदिर बना लीजिए, यहाँ पूजा कीजिए, यहाँ रोज सुगंध, फूल और ये फल और ऐसी ऐसी चीज़ें रखिए, वो सेम बात है। हमारा वीनस जो है, आपका मंदिर कहाँ है आपकी हॉरोस्कोप बता देती है आपके घर में। हम जब हॉरोस्कोप देखते हैं हम घर का नक्शा बना देते हैं कि जी ये आपके घर का नक्शा ऐसा ही है। वो कहते हैं यस, यहाँ मंदिर है, यहाँ किचन है, यहाँ ये। तो जो आपका वीनस है वो आपका खुशबू से सेट होता है और वो मंदिर से सेट होता है, क्योंकि मंदिर में हम धूप जला रहे हैं, दीप जला रहे हैं, उसमें फ्लावर्स रख रहे हैं, ये सब चीज़ें आपके मंदिर के अंदर एक ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। अब आप मंदिर ना बनाइए, अच्छा, पूजा मत कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वहाँ पे कुछ भी या कोई चित्र लगाएं, चित्र भी ना लगाएं, कपड़ा लगा दें जिससे ऊपर थोड़ी देर के लिए परफ्यूम का असर बना रहे, ओके, और उस पर आप परफ्यूम डाल दें। वहाँ आपका वीनस एक्टिवेट हो जाएगा। अच्छा, अब वीनस को आपने अगर नॉर्थ में एक्टिवेट कर दिया, नॉर्थ का मतलब 4th हाउस कुंडली का, अगर वहाँ एक्टिवेट कर दिया आपने तो माला माल हो जाएंगे। तो बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ कि नॉर्थ में आप मंदिर बनाओ, नॉर्थ में आप परफ्यूम डालो, उसका रीज़न यही है। तो इसलिए ये जो हम बात करते हैं मंदिर की, पूजा घर की, तो ये अपनी आस्था का विषय है। और इसके अंदर अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें, हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली देखें, तो ये एस्ट्रोलॉजी का विषय है कि आपने कहाँ किस प्लैनेट को मैनेज किया है। जो बच्चा वहाँ पैदा होगा उसका विनस वहीं आएगा। ओके। लेकिन सर वास्तु रिश्तों की दरार को भी भरने का काम करता है, आप कई बार डेफिनेटली सर। लेकिन सर किसी भी घर में कई बार देखा है कि खाना खाने बैठेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, कोई शुभ काम होने वाला होगा उससे पहले झगड़ा हो जाएगा, त्योहारों से पहले झगड़ा हो जाएगा। ये किस तरह का वास्तु खराब है सर? सर ये साउथ फेसिंग हाउस है और जिसका नॉर्थ बंद है। जिनके यहाँ ऐसी चीजें होती हैं, पहले तो इन दो चीजों को देखें। दूसरा ये देखें कि जब आपका खाने बैठते हैं, आपकी डाइनिंग टेबल आप जहाँ खाना खा रहे हैं वो साउथ में है। एक तो किचन साउथ में होने का मतलब उस जगह से किचन आपकी नॉर्थ में आ गई, किचन के प्रभाव को डाउन कर दिया और वो अप हो गया। आप देखिए क्या होता है, अगर आपका डाइनिंग टेबल साउथ में है, किचन आपकी नॉर्थ में है, आप तैयार होके आए और तैयार होके फटाफट लाओ जी लाओ खाना दो। मान लीजिए 2 मिनट की देरी हो गई खाना देने में, आप भाग जाएंगे छोड़ के। अच्छा, कि मैंने नहीं खाना, मैं जा रहा हूं। ये चीजें जो डेवलप होती हैं ये साउथ में जब आपके डाइनिंग टेबल या खाने की जगह बनी होती है तब होती है। यही चीज अगर आपकी किचन साउथ ईस्ट में है और आपका डाइनिंग टेबल या खाने का टेबल आपका वेस्ट में है, आदमी वेट करेगा। और अगर नॉर्थ में ईस्ट में भी बैठ गया तो भी वेट करेगा वो खाने की।
वो इतना ज़्यादा हाइपर नहीं होगा कि मैं जा रहा हूँ जी, छोड़ गया जी, ये जी वो जी, नहीं। तो ये इस तरीके की व्यवस्था है कि अगर आप वास्तु आपका फिट है तो आप डेफिनेटली फिट हैं। लेकिन सर परिवार के कुछ अमुख रिश्तों में टकराव क्या वास्तु खराब हो सकता है? जैसे भाई सर- भाई की शक्ल नहीं दिखना चाहता। देखिए उसमें यहाँ पे ना कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो हम एस्ट्रोलॉजिकली, जैसे मैं बताता हूँ कि हमारे एस्ट्रोलॉजी को हम समझ लें हमारे जीन्स, हमारी बॉडी के अंदर ये सिम्टम है, वो एस्ट्रोलॉजी है। तो एस्ट्रोलॉजिकली भी ऐसा होता है, और कुछ हालात होते हैं, और कुछ के बाद वास्तु होता है। अगर वास्तु ऐसा है तो वो उस चीज़ को हवा देगा, उस वृक्ष को बड़ा करेगा, और डेफिनेटली रिश्तों में दरार आ जाएगी। तो सर किन स्थितियों में पता चलता है कि ये वास्तु खराब वाला काम कर रहा है? नहीं, वास्तु देखिए, अगर रिश्तों में दरार है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं तो वास्तु काम कर रहा है, और उसको दुरुस्त किया जा सकता है। कि अगर आपके रिश्तों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो वो ठीक हो सकता है। लेकिन सर चलिए, एक घर में दो भाई रह रहे हैं, नहीं बन पा रही है, तब समझ में आ रहा है। लेकिन एक भाई किसी और घर में रहता है और दूसरा भाई किसी और घर में रहता है, फिर भी नहीं बन रही, फिर क्या होगा सर? तो भी सर, घर की भी तो डायरेक्शन है। आप एक घर में रह रहे हैं, आपका भाई दूसरे घर में रह रहा है, उन दोनों के बीच की भी तो डायरेक्शन है। सेम अगर एक घर में रह रहे थे और गलत गलत कमरों में रह रहे थे, अब आप उस घर को कमरा समझ लीजिए। ओके। कि वो कमरा गलत है तो वो डायरेक्शन गलत है। तो इसके लिए करना ये चाहिए कि अगर आपका बड़ा भाई है और बड़े भाई से नहीं बन रही, तो उसका चित्र आप अपने साउथ में लगाएं, वो कहीं भी रह रहा है। अच्छा। और अगर छोटा भाई है और छोटे भाई से आपकी नहीं बन रही, तो उसका चित्र आप अपने नॉर्थ में लगाएं। तो मैं समझता हूँ ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। हो सकता है इसमें महीने, 2 महीने, 6 महीने लग जाएं, बट डेफिनेटली फ़र्क पड़ेगा। और अगर मान लीजिए बुराई नहीं आएगी, तो कम से कम एटलीस्ट दिलों में कहीं ना कहीं जगह तो बनी रहेगी। तो ऐसी स्थिति तो हो ही जाएगी। चित्र देख के गुस्सा ना आता रहे। और नहीं, ऐसा छुपा दीजिए, आप छुपा दीजिए ना उसको। आप उल्टा करके चित्र लगा दीजिए, उसके ऊपर कोई फ्लावर्स की फोटो लगा दीजिए, गुस्सा उससा नहीं आएगा सर। ठीक है। लेकिन सर अगर वास्तु से ही सारे लोग अमीर हो रहे हैं, तो बहुत सारे लोग तो अमीर हैं बिना वास्तु के भी, वो कैसे हो गए सर अमीर? सर आप किसको अमीर समझते हैं? किसके पास पैसा है सर? लग्जरी है। लग्जरी है? कितने, आप क्या समझते हैं कि जो अमीर हैं वो उनको कितना साल लगे अमीर बनने में? सर कुछ तो पैदाइश भी होते हैं। यस। चांदी का चम्मच लेके पैदा होते हैं। तो उनको हम अमीर नहीं कहेंगे ना। हम अमीर उसे कहेंगे कि अमीर बने अच्छा। जो अपने, जिसने फर्श से शुरू हुआ और अर्श पे चला गया। मेरे संपर्क में एक प्रॉपर्टी डीलर आया सर। हाँ। उसके पास बहुत प्रॉपर्टी, और जब भी किसी कोई बात करो तो जी मेरे वहाँ प्लॉट है, मेरे वहाँ प्लॉट है, मेरी वहाँ कोठी है, कारें भी बड़ी बड़ी। तो एक बार उसके साथ बैठना हुआ तो कहता है, गुप्ता जी ये जो सोसाइटी बनी है ना, मैंने इसमें ईंटें ढोई हैं। अच्छा, भी बहुत बड़ी बात है। कहता पहले मैं बेलदारी करता था, ईंटें उठाता था, फिर मुझे ठेकेदार ने बोला कि भाई ये जरा ना तू इसका वो ठीक कर दे, बिजली ख़राब हो गई थी एक दिन, तो वहाँ उसने बोला जी इसकी बिजली तू ऐसे ऐसे करके फ्यूज़ लगा दे, ये कर दे वो कर दे। मैंने कर दिया। कहता यार तू तो कर सकता है। कहता उसने मुझे इलेक्ट्रिशियन बना दिया। मैं इलेक्ट्रिशियन बन गया। फिर उसके बाद थोड़े दिन बाद उसने मुझे लेबर के ऊपर जो जमादार होते हैं, उसने मुझे जमादार बना दिया कि भाई इस लेबर को हैंडल तू करेगा, इतने आदमियों को। कहता मैं उनको हैंडल करने लग गया। कहता जब उनको हैंडल करने लग गया, अब सारी सोसाइटी बन रही थी, लोग आते थे पूछने कि भाई यहाँ फ्लैट चाहिए। कहता मैं उनसे बात करने लग गया। कहता मैंने 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, 3 फ्लैट बेचे, और बेचे मेरे पास पैसा हो गया। कहता मैंने वो काम छोड़ के आज प्रॉपर्टी डीलर बन गया और मैं दुनिया भर के मेरे पास प्रॉपर्टी हो गई। अच्छा, ये क्या था? ये है, इसे कहते हैं अमीर, कि ये आदमी अमीर बना। ये कैसे बना? भाग्य से और पुरुषार्थ से। अब पुरुषार्थ कौन करता है? जिसका भाग्य होता है। भाई भाग्यहीन का आदमी कहे जी, या भाग्यशाली व्यक्ति कहे जी मैंने तो बड़ी मेहनत की जी। अरे यार, जिस तरह भाग्य में था तो मेहनत फल दे गई। भाग्यहीन आदमी इसमें सर मारेगा दीवार में क्या, कि मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ, क्या जी दीवार में सिर मार रहा हूँ? कुछ नहीं होता सर। हमारा भाग्य होता है, वास्तु होता है। वो अच्छे वास्तु में रह रहा था। उसका गांव में एक घर था जहाँ पे उसने जन्म लिया। मैंने जब देखा उसको, और उसका बहुत बढ़िया नॉर्थ फेसिंग हाउस था, बहुत बड़ा हाउस था।
जिसमें उसने जन्म लिया। उसके बाद उसने वहाँ पे अपना बेलदारी करनी शुरू की और वो आज कहीं का कहीं है। इसे कहते हैं अमीर। अदरवाइज आप किसी अमीर की या हिस्ट्री उठाओ ना, कोई 100 साल से, कोई 200 साल से, कोई 300 साल बाद अमीर बना है, कोई कुछ है, कोई पुरानी इतिहास है इनके। तो जो आज अमीर बन रहे हैं, अपने बलबूते पे अमीर बने हैं, वो अमीर हैं। उसे हम कह सकते हैं हाँ जी ये करोड़पति बने हैं, अमीर बने। तो सर अगर कोई 40 साल तक अमीर नहीं बन पा रहा है, हाँ, तो क्या 40 साल के बाद वो फिर अमीर बन सकता है? कोई स्कोप रहता है उसका इतनी उम्र जाने के बाद? सर जब मर्जी अमीर बन सकता है। अगर देखो, ऐसा बहुत रेयर होता है कि 40 साल तक कोई किसी को मौका ना मिले धन कमाने का। बहुत कम होता है, बहुत कम। आप समझ लीजिए शुरू के 25 साल में, जब आदमी की उम्र 25 साल हो जाती है, उसको कई मौके मिलते हैं। वो उन्हें यूज करे या ना करे। उसके बाद फिर 15 साल के बाद फिर एक बार लाइफ बदलती है, फिर मौके मिलते हैं उसको। तो अगर कोई 40 साल तक अमीर नहीं बना तो सर इसमें कहीं ना कहीं दोष जो है वास्तु का है। और हमें बड़े सारे ऐसे चीज़ें देखने को मिलती हैं कि लोग 40-40, 50-50 साल से चले आ रहे हैं। कहाँ चले आ रहे हैं? वो पुराने से घर के अंदर। और मैं समझता हूँ वो लोग भाग्यवान हैं जो किराए पे रहते हैं। क्योंकि मकान मालिक जब देखता है, जब चाहता है, उसको हिट करता है और निकल जा भाई। वो लोग भाग्यवान होते हैं सर जो किराए पे रहते हैं। उन्हें जाने अनजाने या मजबूरी में मकान बदलना पड़ता है, और मकान बदलने का एक मौका मिल गया सर अच्छे मकान में जाने का, और भाग्य चमक गया। तो मैं समझता हूँ कि किराए पे रहना, मकान बदलना, और जो लोग मकान खरीद लेते हैं ना सर, अगर वो फंस गए तो फंस गए। मैं एक बहुत बड़े बिल्डर हैं यहाँ दिल्ली के अंदर, मैं उनको जानता हूँ। उनका मैं समझता हूँ 25-30 हज़ार करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी है। वो रेंट पे रहते हैं। अच्छा। और हर 2-3 साल में मकान बदल लेते हैं, और मकान भी बहुत बड़े बड़े हाउस लेते हैं। किसी का 10 लाख रुपए किराया है, किसी का 5 लाख रुपए किराया है। तो बड़े हाउस लेते हैं और ठाठ से रहते हैं। कभी अपने यहाँ कोई मरम्मत कराने की ज़रूरत नहीं, कुछ कराने की ज़रूरत नहीं। जब देखा मकान पुराना हो गया, चेंज कर लिया। तो सर ये मैं समझता हूँ ये सिम्टम जो है ना राजाओं के हैं। तो आप पर अगर सही दिशा में चलें तो अगर आप गलत चीज़ ले लेंगे तो वो तो बर्बादी का मुकाम हासिल कर ही लेंगे आप। लेकिन उसमें ऑप्शन है ना सर, घर बदलने का। अगर आप किराए के मकान में और गलत घर में फंस गए, हाँ, तो ऑप्शन है आपके पास। यस। पता चला इंस्टॉलमेंट भी भर रहे हैं, लोन भी ले रहे हैं, फंस भी गए, महेश गुप्ता भी नहीं मिले। ठीक बात है सर लेकिन देखिए, माना कि मैं समझ गया कि मेरे घर का वास्तु खराब है, लेकिन मैं उसे दुरुस्त करने की स्थिति में नहीं, अफोर्डेबल नहीं है मेरे लिए। सर कोई जेनरिक उपाय हो सकते हैं जिसके जरिए राहत मिल जाए? ऑपरेशन ना भी हो तो दवाई खा के मैं काम चला लूँ। सर मैं क्या कहूँ, मेरे ऐसे चीज़ें मेरे सामने आई हैं। एक जुडिशरी में थे, अच्छे लेवल पे थे। उन्होंने मुझे अपने घर बुलाया जी, और जब मैं घर गया उनके, तो मैंने घर देखा। मैंने कहा जी आप इमीडिएटली इस घर को छोड़ दो। ठीक है जी, हम इसको छोड़ देंगे। फिर उन्होंने मुझे 7-8 प्रॉपर्टी अपनी और दिखाई। एक ये देखो जी, ये इसमें शिफ्ट हो जाए, ये देखो जी इसमें शिफ्ट हो जाए, ये देखो जी इसमें शिफ्ट हो जाए। मैंने लगभग 3-4 प्रॉपर्टी उसमें से, कई प्लॉट भी दिखाए उन्होंने, मैंने 3-4 प्रॉपर्टी अप्रूव कर दी जी। मैंने कहा जी हाँ आप इसमें शिफ्ट हो जाओ। रेंट पे दी हुई थी, मैंने कहा खाली कराओ, शिफ्ट हो जाओ। कोई बड़ा काम नहीं था, आप महीने 2 महीने में हो सकते थे। वो नहीं कर पाए जी। 1 साल बाद मुझे फ़ोन आता है, गुप्ता जी मिलना है एक बार। मैंने कहा जी बताओ, कि एक बार घर आ जाओ जी। चलो जी, घर गए। कहते जी मेरे एक बेटे की डेथ हो गई। अरे, मैरिड था। मैंने कहा सर आपको मैंने बोला था कि हाउस रहने लायक नहीं है, ये हादसों का घर है, तो आप यहाँ से मूव कर जाओ। कहते नहीं जी नहीं, अब मुझे बताओ कौन से घर में जाऊँ, अब तो मैं पक्का जाऊँगा। मैंने बता दिया, मैंने कहा जी वो जो घर दिखाया था आपने, आप उसमें चले जाओ, अच्छा हाउस है, इससे बहुत बेहतर है।
मैं बात की और मैं बात करके चला आया। फिर 1 साल बाद उनका फ़ोन आता है कि जी मेरे दूसरे लड़के की भी डेथ हो गई। तो सर ऐसे में क्या कहें, आपके पास साधन भी है, सब कुछ है, सिर्फ क्या नहीं कर रहे आप, प्रयास नहीं कर रहे सर। तो ऐसी दुखद स्थिति तो सर हम खुद बड़े विचलित हो जाते हैं कि ऐसे में आदमी को क्या कहें सामने वाले। तो इसलिए ऐसी ऐसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। तो इसलिए आदमी को प्रयास करना चाहिए बेटरमेंट का। हमें कुछ नहीं सर, इतनी प्रॉपर्टी जोड़ के हमने क्या करना है। आज वो आदमी क्या करेगा, मान लीजिए इतनी सारी प्रॉपर्टी क्या करेगा उसका वो? सही बात है। तो कुछ नहीं रखा सर। जो दिन जो समय आपने हंसी खुशी काट लिया वो समय आपका है, बाकी तो सब बर्बाद है। ठीक है, लेकिन सर जब प्रयासों की बात करते हैं तो एक प्रयास हम भी करते हैं, अपने व्यूवर्स के सवाल शामिल करते हैं जी। और उनकी दुविधा का समाधान करने का प्रयास करते हैं। शिवम खुराना का मैसेज है सर, कह रहे हैं कि सर बच्चों को मोबाइल फोन की आदत छुड़ानी है, क्या करते हैं सर, कौन सा वास्तु उपाय काम कर जाएगा? देखिए सर, 2 चीजें होती हैं। एक तो बच्चे अगर आपके साथ सो रहे हैं, अगर माँ बाप के साथ बच्चे सो रहे हैं तो उन्हें लत लगना तो आसान काम है, कभी भी लग जाएगी। आपने देखा होगा किसी घर में हम जाते हैं तो एक दीवार के ऊपर ना बड़े सारे ऐसे ऐसे वो रंगीन से पेन से पेंसिल से वो लाइनें लगा रखी होती हैं, अनाप शनाप पूरी दीवार बिगाड़ रखी होती है। एक तो सबसे पहले वो दीवार साउथ वॉल होगी। अच्छा। दूसरा, वो बच्चा अपने माँ बाप के साथ सोता होगा और साउथ में सोता होगा। तो ऐसी स्थिति में बच्चे की मानसिकता ऐसी हो जाती है, वो कुछ भी अनाप शनाप उल्टा पुल्टा करने के लिए अग्रसर हो जाता है। ऐसे में उसको अब आज मोबाइल आ गया, तब तक दीवारें थी और पेन थे, पेंसिल थी, आज मोबाइल आ गया। अब वो कहाँ डाइवर्ट हो गया, मोबाइल पे। और मैंने तो ऐसी पोजीशन देखी है कि बच्चे को अगर 2 मिनट मोबाइल ना मिले पागल हो जाता है, वो खाना नहीं खाता सर, खाना छोड़े सर, चिल्लाता है, रोता है, मोबाइल दो। और घर वाले पटाख से मोबाइल दे देते हैं उसको। इसका सिंपल इलाज है, बच्चे को हमेशा नॉर्थ में सुलाएं और उसका मोबाइल उससे नॉर्थ में रखें या अपना मोबाइल उसके भी नॉर्थ में रखें। अगर मान लीजिए एक ही बेडरूम है आपके पास, आप अपने साउथ में आपने सर किया, पैर आपके नॉर्थ में, बच्चे का आप पालना या जमीन पे कहीं भी उसका बिस्तर अपने पैरों में लगाएं, अपना मोबाइल उसके पैरों में रखें। अब क्या होगा, मोबाइल उसे डोमिनेट नहीं कर पाएगा, वो मोबाइल को डोमिनेट करेगा, वो उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगी मोबाइल की। तो आप इस तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। ठीक है सर। विनोद सिंह का मैसेज है, सोनभद्र यूपी से, कह रहे हैं सर मेरा बाथरूम साउथ वेस्ट में है, कुछ बताएं, सही है गलत है, क्या होना चाहिए? नहीं है तो गलत। अच्छा। अगर आपके बाथरूम के पीछे खिड़की है, विंडो है साउथ वेस्ट में, तो इसका इफेक्ट कम आएगा। और अगर आप चाहते हैं और इसके इम्पैक्ट को चेंज किया जाए तो वहाँ स्कर्टिंग के ऊपर एक ग्लास ब्रिक्स आती हैं। स्कर्टिंग हमारी 4 इंची 6 इंची की हम लोग स्कर्टिंग बनाते हैं, वहाँ ग्लास ब्रिक्स आती हैं, 2.5 इंची मोटी होती हैं और 7 इंची से लेके 9 इंची 10 इंची तक उनकी साइज होता है। तो आप वो ब्रिक्स लगा दें, उससे क्या होगा, जो एनर्जी आपके साउथ वेस्ट के टॉयलेट में रुक रही है वो एनर्जी वहाँ से मूव कर जाएगी, निकल जाएगी और आपको उसके इम्पैक्ट नहीं आएंगे। आप देखेंगे वहाँ पे टैप लीक कर रहा है, गंदगी पड़ी रहती है, साफ़ नहीं हो पाता, आप कितना ही साफ़ कर लें फिर भी मैश रहता है। तो ऐसी स्थिति अगर है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। ये बाथरूम को लेकर अक्सर लोग घबराते बहुत हैं सर। है भी, घबराने वाली बात भी है ना जी। बाथरूम, टॉयलेट, कैंसर, क्या क्या जोड़ देते सर? अब जैसे टॉयलेट आपका साउथ वेस्ट में हो गया, आपको सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन होगी, पेट खराब होगा, फिर पेट की बीमारियां लगेंगी और अगर ज़्यादा टाइम रहेगा तो बढ़ती चली जाएंगी ना। यह है भी घबराने वाली बात। इसलिए अगर नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में कहीं बाथरूम है तो आप फिट है ना। आपके ऊपर सेम मेथड आ गया डोमिनेट करने वाला। आप देखिए, अगर आपके यहाँ साउथ में बाथरूम है, साउथ वेस्ट में बाथरूम है, आपके यहाँ कोई गेस्ट आया, आपका टॉयलेट 99% यूज़ करेगा, उसको आते ही समस्या शुरू हो जाएगी कि यार मुझे टॉयलेट जाना है। और अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में कहीं बाथरूम है तो कूल रहेगा, वो इजी आ जाएगा।
तो इसलिए ये एक समस्या तो है ही सर। अच्छा सर, कई लोगों को मैंने देखा है, ये व्यक्ति हालांकि थोड़ा हट जाएंगे लेकिन फिर भी मैं सवाल पूछता हूँ, कई लोगों को लगता है कि जैसे घर से बाहर निकलते हैं तो चाहे उन्हें वॉशरूम जाना हो या ना जाना हो, वो ज़रूर जाते हैं। फिर उनको वहम होता है, अच्छा मैं फिर एक बार चला जाऊँ, कहीं जाम में फंस जाऊँगा तो फिर मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। सर जो वहम है, घर का लॉक करते हैं, गेट ताला लगाते हैं, थोड़ी दूर तक चले जाते हैं, फिर देखने आते हैं कि भाई मैंने लॉक किया था नहीं किया था, गाड़ी बंद कर देंगे, फिर वहम होगा कहीं शीशा तो नहीं खुला होगा, फिर वापस आएंगे फिर चेक करेंगे। सर ये जो वहम है, ये वहम है। कई बार हालांकि रीचेक्स फायदेमंद होते हैं, लेकिन कई बार रीचेक्स आपको थोड़ा अजीब सा भी शो कराते हैं। सर ये क्या है, ये भी वास्तु खराब है? हम छोटे होते थे सर, हमारे एक लेडी आती थी, बड़ी पूजा पाठ किया करती थी। मान लीजिए हमारे यहाँ आई, पहले तो आने से पहले नहा के आएंगी, अच्छा। हमारे यहाँ बैठेंगी, उसके बाद जाके फिर नहाएंगी। उनको मान आपने कभी किसी बच्चे ने टच कर दिया, अच्छा, वो फिर नहाएंगी। तो उनका ऐसे दिन में मतलब 5-7 बार तो उनको नहाना हो ही जाता था। तो ये एक हमें जिससे आप कह रहे हैं ना वहम, ये उनको उनके साथ भी एक समस्या थी कि उन्हें जरा सा किसी ने छू दिया, बाजार में जा रही हैं और टच हो गया कोई, तब तो मुझे नहाना पड़ेगा जी। तो ऐसे ये चीज़ें हैं कि ये जो वहम वाली बातें हैं। तो मैंने जब उनकी हॉरोस्कोप देखी तो उनकी हॉरोस्कोप में राहु उनके लगन में बैठा था। अच्छा। और राहु उनके लगन में बैठा था और बैठा था वो मकर राशि के अंदर। तो ऐसे लोगों को जनरली इस तरीके की समस्याएं बनी रहती हैं। ओवर कॉन्शियस होना, इस तरीके के वहम में पड़ जाना को अक्सर पड़ जाते हैं। तो ऐसी समस्याएं आती रहती हैं। अब अगर आपका मान लीजिए वेस्ट फेसिंग हाउस है और वेस्ट फेसिंग हाउस में आपके साथ ये समस्याएं ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगी कि वहाँ लोगों को वहम ज़्यादा रहेगा, किसी भी बात को लेके वो बार बार रिएक्ट करते रहेंगे। तो वहाँ ये चीज़ें मिलती हैं। ठीक है सर। सर जानवी का मैसेज है, जानवी कह रही है कि किचन में कौन सी दिशा क्या होनी चाहिए, यानी अगर सिंक है किचन में तो वो किस दिशा में हो, फ्रिज वो रख रही है किचन में तो वो किस दिशा में हो? जानवी जी, पहले तो एक बात ये समझ लीजिए कि आपको हर चीज़ नॉर्थ से लेके ईस्ट तक रखनी है, साउथ वॉल खाली रखनी है। आप नॉर्थ से शुरू हो जाइए, फ्रिज आपकी नॉर्थ में होनी चाहिए और उसके बाद आपका सिंक होना चाहिए और ईस्ट साउथ ईस्ट में आपका चूल्हा होना चाहिए। साउथ वॉल को खाली रखिए। अगर किचन को कामयाब बनाना है, आप देखेंगे जिसके साउथ वॉल पे कबर्ड बने हुए हैं, सामान रखा हुआ है, वो मैच रहती हैं, चीज़ें ख़राब होती रहती हैं, इलेक्ट्रॉनिक ख़राब होते रहते हैं। और फ्रिज अगर आपने साउथ में रख दी, भरी मिलेगी हमेशा और सामान आपको फेंकना पड़ेगा, ज़रूरत से ज़्यादा आपका सामान बन जाएगा। क्योंकि फ्रिज खींच रही है, वो कह रही लाओ मुझे और दो। आप ज़्यादा खाना बनाएंगे, फ्रिज में रख देंगे और फिर अगले दिन आप खाएंगे नहीं, वो फिर आपको फेंकना पड़ेगा। तो ये स्थिति आपकी जनरली बनती चली जाएगी। तो इसलिए आप साउथ वॉल को छोड़ के जहाँ मर्जी जो मर्जी रखिए, कोई इशू नहीं। ठीक है, लेकिन सर किचन में सिंक का प्लेस और जो स्टोव होते हैं वो एक ही स्लैब में हो सकता है, एक ही साइड हाँ हो सकते हैं सर। ये बड़ा भ्रम फैला दिया लोगों ने, क्योंकि उनके पास कुछ है तो सह नहीं बताने के लिए। कहते हैं जी पानी और आग को आपने इकट्ठा कर दिया, घर में क्लेश होंगे, पति पत्नी के बीच में तनाव बने। कुछ नहीं होता सर, मेरे ख्याल हजारों, मैं गिनती नहीं कर सकता कितनी किचन मैंने ऐसे देखी है और कुछ नहीं था उनके यहाँ, सब ठीक ठाक था। ठीक है सर। सर अनुज का मैसेज है, अनुज कह रहे हैं कि घर में ब्रह्म स्थान में अगर कोई भारी चीज रख दी तो ये ठीक रहती है सर? सर फिर वही एक स्थिति पैदा हो गई कि ब्रह्मस्थान क्या होता है। अगर ब्रह्मस्थान ओपन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप रखिए, जो भारी रखिए। हल्की भारी क्या होती है, भारी चीज़ कितनी भारी होगी, 1 टन की, 2 टन की, 4 टन की, कितनी भारी होगी। और अगर भारी हम कहें कि डंबल उठाने वाले भारी, वो भारी है, वो भारी कुछ नहीं होता। तो कोई चीज़ भारी नहीं होती, आप रखिए, जो मर्जी रखिए आप ब्रह्मस्थान में, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। रसोई को लेके बहुत सवाल है सर आज। कोलकाता से विशाल मैसेज कर रहे हैं कि सर मैं जानना चाहता हूँ, मेरा किचन उत्तर दिशा में है, क्या ये सही है? उत्तर दिशा में किचन का होना सही है या नहीं है? नहीं, सही तो नहीं है जी। अच्छा। मैंने जैसे बताया, जब उत्तर दिशा में किचन होगी
तो दक्षिण के अंदर आप किचन से दक्षिण में आपका वो बनेगा डाइनिंग, एक कह लीजिए, या सारे बेडरूम्स उधर होंगे। अब जब सारे बेडरूम उससे दक्षिण में होंगे तो ये प्रॉब्लम वाली बात है, लोगों में मनमुटाव करके मेंबर्स में बड़ा रहेगा, लोग हाइपर रहेंगे, क्योंकि जब वहाँ खाना वहाँ बन रहा है और खाने के ऊपर वो लोग हावी हो रहे हैं। जब हावी हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको सब हाइपर हो जाएंगे, और वो क्या करेंगे, जल्दबाजी के अंदर खाना बाहर से ज़्यादा मंगाएंगे। वो कहेंगे इतना टाइम नहीं है किसी के पास, किचन में कौन बनाए, बाहर से मंगाओ। अब साउथ ईस्ट क्यों बोला जाता है? क्योंकि साउथ ईस्ट जो जोन है वो भी डोमिनेट करता है, वो बुलाता है खाना बनाने वाले को, गृहिणी को अपने खींचेगा के खाना बनाओ, वो खुद कहेगी अरे रुको मैं बनाती हूँ। वहाँ दोनों चीज़ें हैं, वहाँ ग्रोथ भी है ईस्ट की और दक्षिण की आपकी स्टेबिलिटी भी है, तो दोनों चीज़ें हमें साउथ ईस्ट में मिलती हैं, इसलिए साउथ ईस्ट में रिकमेंड किया जाता है। ठीक है सर। हालांकि सर ये जो सवाल मैं ले रहा हूँ उसका जवाब पिछले पॉडकास्ट में आपने दिया था, लेकिन ये विनम्र अनुरोध कर रहे हैं कि मेरा सवाल भी जोड़ें। तो सर ये शिप्रा सिंह है, कह रही हैं कि सर घर में दवा रखने की सही जगह बताइए। आप अपने नॉर्थ में कुछ भी रखिए, जो दवा रखिए, पैसा रखिए, कुछ भी रखिए, हमें पर्पस हमारा सिर्फ एक ही है। शास्त्रों में भी वैसे नॉर्थ में ही बताया गया है, अगर शास्त्र की बात करें तो वहाँ भी औषधि कक्ष लिखा गया है, वो नॉर्थ में ही लिखा गया है, तो आप नॉर्थ में रखिए मैडम, कहीं भी रखिए। सर 2-4 चीजें तो आपने इतनी फेमस कर दी हैं सर, बेसमेंट, गड्ढा, भ्रमस्थान, साउथ। सर सबको इस बारे में जानना है। अगला सवाल है सर, SW में सेप्टिक टैंक और उत्तर में बोरिंग है। ये सर IMZ करके इनकी आईडी, इनका सवाल है, कह रहे हैं कि घर के SW में सेप्टिक टैंक और उत्तर में बोरिंग है, क्या कोई हमको समस्या हो सकती है? सेप्टिक टैंक के ऊपर शौचालय भी है, अगर कोई उपाय हो तो बताएं। देखो सर, वैसे तो आपने बोरिंग की हुई है नॉर्थ में, उत्तर में बोरिंग की हुई है, तो उसने काफ़ी क्रॉस कर लिया है उसको, फिर भी समस्याएं तो हो सकती हैं, क्योंकि जो सेप्टिक टैंक है अगर हम उसका CFM देखें तो वो ज़्यादा निकलेगा आपका। मुझे नहीं पता बोरिंग कितनी गहरी है, अगर बोरिंग 500 फीट के आसपास है तो मैं समझता हूँ उसको क्रॉस कर रही है वो, क्योंकि आपका जो सेप्टिक टैंक होगा वो 10 बाई 10 का मैक्सिमम इतने का होगा, 10 बाई 10 बाई 10 का अगर हम मान लेते हैं, चलिए यही साइज मान लेते हैं, तो ये 10 बाई 10 का मतलब हो गया कि 10,000 क्यूबिक फीट हो गया। हाँ, तो इतने ही अगर हम उसको देखें, 500 फीट नीचे गई हुई है और 6 इंच की बोरिंग है, तो इसका आप दोनों का अनुपात देख लें, उसको क्रॉस कर रही है नहीं। पर आपको नॉर्थ में अगर ऐसा कुछ है, कमी लग रही है, आपको दिक्कत आ रही है, तो आप जो है उसको गड्ढा एक वहाँ बनवा लें, नॉर्थ के अंदर कोई पिट बना लें जिससे कि उसको क्रॉस हो जाए, अदरवाइज ये घातक होती है बड़ी, और कैंसर तक आदमी चला जाता है। सेप्टिक टैंक के ऊपर बाथरूम चलेगा सर? हाँ, एक ही बात हो गई ना सर, मेन प्रॉब्लम सेप्टिक टैंक की है, बाथरूम की इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ठीक है सर। सर निशात का सवाल है कि सर बेसमेंट किसको कहते हैं, विस्तार से समझा दीजिए, क्योंकि बेसमेंट को लेकर कई बातें हमने की। एग्जैक्ट बेसमेंट है क्या? देखिए, जहाँ आपकी रोड है, आपने हाउस बनाया, घर बनाया, और रोड के लेवल से अगर नीचे गड्ढा जा रहा है, डाउन जा रहा है, वो बेसमेंट है। ओह, आपका अगर रोड लेवल जो है, गली का लेवल, रोड लेवल उसके ऊपर है तो कोई बेसमेंट नहीं मानी जाएगी। अगर आप रोड लेवल से नीचे जा रहे हैं, वो बेसमेंट है, चाहे वो कितना ही नीचे हो, कितने नीचे हो, चाहे वो 2 फीट भी नीचे हो, वो उसी में काउंट होगा। ठीक है सर। सर अनंत यादव है, उनका मैसेज है कि सर परिवार के वैवाहिक फोटो उत्तर पश्चिम कमरे में किस दीवार पे मैं लगाऊं? साउथ वाली पे, नॉर्थ वाली पे, या फिर ईस्ट वाली, या फिर वेस्ट वाली दीवार पे? वैवाहिक फोटो आप उत्तर पश्चिम कमरे में क्यों लगा रहे हैं? उसको आप बाहर कहीं ड्राइंग रूम में लगा दें, कहीं लगा दें, उस रूम में ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अगर फिर भी आपको लगाने पड़ रहे हैं तो आप ईस्ट वॉल पे लगाएं। और क्यों ही याद करना है वो हादसा? सर लेकिन बताइए, वैसे ये जो मैरिड कपल की फोटो लगाते हैं, ये हम बेडरूम में लगा सकते हैं? हाँ, लगा सकते हैं। कहाँ सही जगह होती है सर? सही तो ईस्ट में ही है सर। आप जैसे जैसे नॉर्थ से ईस्ट में चलते जाते हैं ना सर जी, वो स्टेबिलिटी बढ़ती जाती है वहाँ पे। अच्छा, अगर वो साउथ में उनका बेड लगा हुआ है, साउथ वॉल पे बेड लगा हुआ है, तो ईस्ट वॉल पे अपनी फोटो लगाएं। ओके जी,
ठीक है। सर सुरेश का मैसेज है, कह रहे हैं कि एक से ज्यादा एंट्री गेट हो घर में तो चलेगा सर, अतिरिक्त दरवाजे का क्या करें हम? देखिए सर, क्या होता है, एक जगह हमने एक उपाय करवाया। उनके यहाँ 2 गेट थे, हमने एक गेट को बंद किया जी। और उनके यहाँ लेडी प्रेग्नेंट थी, हमने तब बंद किया। अच्छा। जिस गेट से वो अक्सर आना जाना उनका लगभग पिछले 25-30 साल से चल रहा था, हमने इफेक्ट देने की कोशिश की नॉर्दर्न डोर की, कि वहाँ से अगर होगा तो बच्चा इस टाइम पे पैदा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। पर वो ऐसा नहीं हुआ। वो उस टाइम पे पैदा हुआ जो वेस्टर्न डोर था। तो अगर ऐसी स्थिति रहती है तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाते और स्थिति अच्छी नहीं रह पाती। तो इसलिए आपको एक ही डोर यूज़ करना चाहिए जो बेस्ट डोर हो। दूसरे डोर को अगर वो मान लीजिए बने भी हुए हैं और आप यूज़ नहीं कर रहे तो उनका महत्व ज़्यादा नहीं रह जाएगा। आप उसी डोर को यूज़ करें जो आपका बेस्ट डोर हो। मान लीजिए नॉर्थ में डोर है, नॉर्थ को यूज़ करें आप, साउथ को यूज़ ना करें, वेस्ट को यूज़ ना करें। जब आप उसको यूज़ करना शुरू कर देंगे, कुछ सालों बाद उसका इम्पैक्ट शुरू होगा। आप इतना कर सकते हैं कि जो दूसरे डोर है, अगर साउथ में डोर है तो उसके आगे थोड़ी बहुत 3 फुट ऊंची दीवार बना दें, उससे फ़र्क जरूर पड़ जाता है। लेकिन सर किसी दरवाजे को अगर बंद करना है तो उसको दरवाजा वहां रहने दें, फिर ब्लॉक कर दें, या फिर उसको हटवा के दीवार करवा दें? देखिए, अगर बहुत ज़्यादा डैमेजेस हैं, मान लीजिए साउथ पूरा ओपन है, साउथ में डोर है और नॉर्थ में भी आपको कहीं डोर मिल जाता है या ईस्ट में मिल जाता है, फिर तो आप डोर को पूरा बंद कर दें ना। अच्छा। अगर साउथ का डोर है पूरा बंद कर दें और ग्राउंड फ्लोर है। ओके। अगर ऊपर का फ्लोर है फिर इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं होती। मान लीजिए कई जगह होता है 2-2 फ्लैट्स में 2-2 डोर होते हैं, एक साइड से एक दरवाज़ा, एक उसका सर्वेंट रूम का होता है, एक अपना होता है, तो वहाँ को इतनी प्रॉब्लम नहीं है। ग्राउंड फ्लोर पे मेन प्रॉब्लम है, तो वहाँ के इम्पैक्ट आ जाता है। हम कहाँ से देखते हैं, हमें पता चलता है बच्चे के पैदा होने से। जब उसकी हॉरोस्कोप बनती है तब हमें पता चलता है, या उस घर में कोई पैदा हुआ हो उसकी हॉरोस्कोप में उतने डोर आ जाएंगे। ओके। कि जी जिस घर में ये रह रहा है उसमें 2 डोर हैं, 3 डोर। हम उससे पूछते हैं तो इसमें तो 3 डोर दिखा रहे हैं, कह रहे हाँ जी यहाँ एक था, हमने बंद कर दिया। तो जब घर के पूरा नक्शा हमारी हॉरोस्कोप में आ जाता है। ठीक है। लेकिन सर कई बार हमारे घर में हमारे हाउस सपोर्ट्स भी रहते हैं, मेड रहती है, सर्वेंट रहते हैं, उनके रूम के लिए भी कोई खास डायरेक्शन होती है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर आपने उसको गलत डायरेक्शन में आपने साउथ में ठहरा दिया, सर कुछ भी करके भाग जाएगा, कोई नुकसान कर जाएगा। ऐसे बहुत केस हमारे सामने आए हैं। और फिर अगर वो साउथ में कहीं उसका सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ है, वो आपका नौकर नहीं है सर, आप उसके नौकर हैं। ये बात अपने अपने घरों में आप लोग सब देख लें कि अगर आपका सर्वेंट वहाँ रहता है तो सर आप उसके नौकर हैं। वो जो कहेगा आपको मानना पड़ेगा। आपके अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप उसको जवाब दे सकें। तो इसलिए सर आप ईस्ट में बनाएं, नॉर्थ में बनाएं, कहीं भी बनाएं, पर साउथ में ना बनाएं। कई बार सर हम देखते हैं कि घर के बाहर जो सर्वेंट रूम होता है, हम उसको तोड़ के अपने हॉल में मिला लेते हैं, हॉल बड़ा हो जाता है। ऐसा करना चाहिए सर? अगर साउथ फेसिंग हाउस है आपका, अच्छा, तो उसको तोड़ के बड़ा करना चाहिए और उसमें आप खुद सोना चाहिए आपको। हाँ, वो मास्टर की जगह है ना सर। आपने सर्वेंट को लाया, मास्टर रूम में सुला दिया, वो तो बाप बन गया आपका। आप देखिए जिस जिसके सर्वेंट रूम साउथ में है उनके घरों में जाके पूछ लीजिए, जाइए आप देखिए। ठीक है सर। शंकर शर्मा का मैसेज है सर, कह रहे हैं कि 90% साउथ फेसिंग घर है मेरा, कोई समस्या भविष्य में तो नहीं हो जाएगी? अगर उनको कोई समस्या नहीं है और साउथ में उनके नीचे टैंक है, तो वो ये समझ लें कि वो बहुत भाग्यवान है। वो 1960, 61, 62, 63, 64 इन सालों में, या 30 साल पीछे या 30 साल आगे पैदा हुए हैं, या 82, 83, 84 इस साल में पैदा हुए हैं, या 30 साल आगे, 30 साल पीछे पैदा हुए हैं। इस वजह से उन्हें इम्पैक्ट कम आ रहा है। मतलब आने मेरे पास 100 रुपए थे,
मेरा 50 रुपए में काम चल रहा है और 60 रुपए आ रहे हैं, 40 रुपए जो कट रहे हैं वो तो कोई बात नहीं, मुझे पता ही नहीं चल रहा ना कट रहे हैं। तो खराब वास्तु अपना असर तो दिखाएगा ही, जो मर्जी कर लीजिए। अगर उसका इम्पैक्ट आपको महसूस नहीं हो रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप में शुभता है, आप भाग्यवान हैं जो आपको उसका असर नहीं मिल रहा। सर कोई 1981 में पैदा हुआ हो और उसे खूब सारे पैसे चाहिए, कैसे मिलेंगे उसको? आपका 81 का बर्थ है क्या? नहीं सर, मैं ऐसे पूछा सर, व्यूअर का सवाल है। कौन से साल वाले लोगों को ज्यादा पैसे मिलते हैं सर? सर 81 में क्या था, 81 में शनि जो था वो आप समझ लीजिए सितंबर तक तो 81 में था वो कन्या राशि में, और सितंबर के बाद आया है वो तुला राशि में। अच्छा। अगर आपका बर्थ सितंबर के बाद है तो सर सोचने की जरूरत ही नहीं है, माला माल तो डेफिनेटली होंगे। सर सितंबर से पहले अगर किसी का है? वो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। सितंबर के बाद तो सर शनि आ गया था तुला राशि के अंदर, तो उसने तो अपना जलवा दिखाना ही है। ठीक है सर, तो मेहनत करेंगे, हर शुक्रवार को शाम 6 बजे मैं और आप मिलेंगे। पैसों की बरसात हो ना हो, लेकिन आशीर्वाद मिलता रहे, ये काफी है। जरूर। ठीक है सर, बहुत नहीं शुक्रिया। सर, पैसों की बरसात भी होगी। ऐसा नहीं होगा। ठीक है सर, बस दुआओं में शामिल रखिए। बहुत शुक्रिया सर आपका आने के लिए, समय निकालने के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। तो फिर वास्तु ग्लोबल के इस पॉडकास्ट को यहीं समेटना है, इसी उम्मीद और इस विश्वास के साथ कि आप उम्मीद का दामन नहीं छोड़ेंगे। अगर छोड़ेंगे भी तो हम छोड़ने नहीं देंगे। हर शुक्रवार शाम 6 बजे आपके सवालों के साथ, डॉक्टर महेश गुप्ता के जवाबों के साथ, मैं अपनी बातों के साथ हाजिर हो जाते हैं। याद रखिएगा, आपको ज्यादा से ज्यादा इस पॉडकास्ट को शेयर करना, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, और जो बातें कही हैं वो अपने जीवन में इंप्लीमेंट करना है। थोड़ी थोड़ी ही सही, ये थोड़ी थोड़ी बातें बहुत बड़ा इंपैक्ट आपके जीवन में लाएंगी। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।